डियर स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम फ्रॉम सैलरी टॉपिक चल रहा है। इनकम टैक्स में मैं परक्यूजिट्स के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने कुछ परक्यूजिट्स डिस्कस कर दिए थे। इस क्लास में मैं इंटरेस्ट फ्री या कंसेशन रेट पर ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में जो सुविधा है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, यदि एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता अपने कर्मचारी को ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर ऋण देता है तो उस संबंध में क्या टैक्सेबिलिटी होती है। यानी नियोक्ता अपने कर्मचारी को या उसके किसी परिवार के सदस्य को इंटरेस्ट फ्री यानी ब्याज मुक्त या रियायती दर पर ऋण देता है तो ऐसी स्थिति में जो एसबीआई की उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल को इंटरेस्ट के जो रेट्स लागू हैं वो उसके ऊपर लागू होंगी। जैसे ये रेट्स इसमें प्रेस्क्राइब की हुई हैं। मकान के संबंध में महिलाओं के लिए ये रेट है 8.70 से 9.10। ये डिपेंड करता है कि लोन की राशि कितनी है, कितने समय के लिए ऋण लेते हैं, वो क्वेश्चन में आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। इसी तरह से पुरुषों के लिए ये जो रेट है ये 8.75 से लेकर के 9.15% तक है। तो ये भी उस पर डिपेंड करता है कि ऋण की राशि कितनी है और कितनी अवधि के लिए है। नई कार के संबंध में न्यू कार लोन यदि है तो 9.30 से 9.80 की रेट्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी तरह से यदि कोई सेकंड हैंड कार है, सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार, उसके संबंध में 11.05% से 12.05% पर एनम की रेट लागू है। दोपहिया वाहन यानी 2 व्हीलर यदि है, उसके संबंध में कोई लोन दिया है एम्प्लॉयर ने और इंटरेस्ट फ्री लोन है तो 17.60 पर एनम की रेट से ये है। सुपर बाइक यानी सुपर बाइक लोन यदि कोई है तो उसके ऊपर 11.80% की रेट लागू है, पर एनम की रेट है ये। और इसी तरह से एजुकेशन लोन है तो 7.5 लाख तक का यदि लोन है तो उस पर रेट है 10.55%। और यदि 7.5 लाख से अधिक का लोन है तो उसके ऊपर रेट है 10.80% एजुकेशन लोन पर। और यदि इसमें गर्ल्स हैं, यदि लोन लेने वाली लड़कियां हैं यानी पढ़ने वाली लड़कियां हैं तो 0.5% की इसमें रेट कमी हो जाती है। इसी तरह से कोई पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन में 2 सिचुएशन है। एक तो सिबिल का स्कोर यदि 650 या उससे ज़्यादा है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.65%। और यदि उसका सिबिल स्कोर 650 से कम है तो उस पर इंटरेस्ट की रेट है 12.15%। अब सिबिल स्कोर में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको दे देंगे। सिबिल क्या होता है, ये आपका क्रेडिट एलिजिबिलिटी लेवल होता है आपका। तो वो इनकम में जो आपका पैन नंबर है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट होता है, अपना सिस्टम है इसका। सिबिल स्कोर आपको क्वेश्चन में दे देंगे सिबिल स्कोर कितना है, यानी आपके लिए ऋण लेने की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना आप रीपेमेंट कर सकते हैं, उसके स्कोर बनता है उसके लिए। तो वो 650 से यदि ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और 650 से कम है यदि उसके सिबिल स्कोर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.15% है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्याज की जो गणना है प्रत्येक माह की जाती है। प्रत्येक माह के अंत में जो शेष बचता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का लोन लिया 1 दिसंबर को, ठीक है, और 10,000 रुपये महीने की किस्त एम्प्लॉयर काट रहा है उसी महीने से। 1 दिसंबर को लिया और 31 दिसंबर को वो 10,000 रुपये काट रहा है तो पहले महीने में इंटरेस्ट 90,000 का लगेगा दिसंबर में, फिर जनवरी में उस पर इंटरेस्ट 80,000 का लगेगा, फिर फरवरी में उसका इंटरेस्ट 70,000 का लगेगा, फिर उसको बाद में मार्च में उसको 60,000 रुपये। इस तरह से पर मंथ का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। और यदि ये मान लीजिए दिसंबर को में लोन लेता है 1 दिसंबर को और किस्त 1 जनवरी से कटती है तो फिर दिसंबर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख रुपये माना जाएगा
है ना। और उसके बाद में जनवरी से 10-10 हज़ार रुपये कम करके वो जो अमाउंट निकलेगा प्रोडक्ट बेसिस पर निकाल लेंगे, पर मंथ पर जितने भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगा। अच्छा, एक और यदि ऋण रियायती दर पर दिया गया है ना, रियायती दर पर दिया गया है, तो पहले तो हम जो रेट दे रखी है उनके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, यदि फ्री देते तो कितना लगता, और यदि रियायत दी गई रेट से इंटरेस्ट कम लिया गया है तो जितना इंटरेस्ट उससे चार्ज किया गया वो उसमें से लेस कर देंगे। इसी तरह से यदि मकान, शिक्षा, कार, दुपहिया वाहन, त्योहार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से लिया गया है तो उसमें एक्सप्रेस क्रेडिट रेट वाली लागू, वो क्वेश्चन में दे देंगे आपको, एक्सप्रेस क्रेडिट रेट लागू। यदि ये जो प्रेस्क्राइब दी हुई है इनके अलावा यदि किसी और पर्पज से लोन लिया है तो एक्सप्रेस क्रेडिट रेट उसमें लागू होगी। अच्छा, इसमें ये जो रेट्स हैं मकान बनाने और क्रय करने के संबंध में है, रिपेयर के संबंध में इसमें कोई रेट लागू नहीं है। रिपेयर के संबंध में मरम्मत के लिए यदि ऋण का लिया है तो उस पर एक्सप्रेस क्रेडिट रेट लागू होंगी, वो क्वेश्चन में आपको दे देंगे। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि वो ऋण की राशि केवल 20,000 रुपये तक है, केवल 20,000 रुपये तक, तो उस पर कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी, उस पर प्रेज्यूम्ड इंटरेस्ट यानी आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी की कोई नहीं बनेगी यदि 20,000 रुपये तक का लोन है तो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपये का लोन लिया एक बार, उसकी किस्त चालू हो गई, उसके बाद में फिर उसने 15,000 रुपये का लोन ले लिया, पहला पूरा हुआ नहीं, उससे पहले 15,000 का लेगा, वो कितना हो गया 25,000, तो 20,000 से ज़्यादा हो गया। तो ऐसी स्थिति में पूरे पहले के 10,000 और बाद के 15,000 पूरे 25,000 रुपये उसको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके और उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की इनकम में ऐड करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, पहली किस्त यदि पहले जैसे 10,000 रुपये लोन लिए और पूरा चूकता हो गया और फिर उसके बाद 15,000 रुपये लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले का यदि 10,000 रुपये पूरा चूकता नहीं हुआ है, उससे पहले उसने फिर 15,000 रुपये ले लिए, क्योंकि उसको लगेगा भाई 20,000 से कम है, तो फिर महीने बाद उसने 15,000 रुपये ले लिए, फिर उसने 2 महीने बाद 15,000 रुपये ले लिए और पूरा किस्त घटी नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर जो लोन हुआ है वो 20,000 से यदि ज़्यादा का है तो पहले वाले ऋण और बाद वाले सब पर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके उस इनकम में जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा यदि कोई बीमारी के लिए, ऐसी बीमारी जो इनकम जो आयकर अधिनियम की धारा या नियम 3(1) के अंतर्गत है, इसमें स्पेसिफिक है, जैसे कैंसर है, हृदय हार्ट की बीमारी है, किडनी की है, एड्स है, क्षय रोग है, टीबी वगैरह, यदि इस तरह की कोई बीमारी से ग्रसित है और इसके लिए यदि इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है एम्प्लॉयर आपको, तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा, इसमें भी कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके उसकी इनकम में ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से ये सारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैंने बता दी है आपको। इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट बनता है चल संपत्तियों का हस्तांतरण, यानी ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल असेट। जो मूवेबल असेट है यानी जो मूवेबल एक जगह से दूसरी जगह जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन असेट्स के संबंध में अलग अलग असेट की अलग अलग रेट्स दे रखी हैं। इसके संबंध में देखिए, कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, इनके ऊपर मूल लागत में प्रत्येक वर्ष के लिए क्रमागत रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 50% की दर से हम एक डेप्रिसिएशन लगाएंगे और उस हिसाब से जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उससे यदि कम मूल्य पर हस्तांतरण होता है तो डिफरेंस उसकी इनकम में जोड़ देंगे। सपोज मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, हमने एम्प्लॉयर ने 1 अप्रैल को खरीद के और आपको यूज़ करने के लिए दे दिया 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल को दे दिया और यूज़ 1 अप्रैल अभी जो अपना जो प्रीवियस ईयर है उसको आपको दे दिया। 3 साल पहले उसने वो कंप्यूटर खरीदा था, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक 3 साल पहले, पूरे कंप्लीट ईयर लेना है, 3 साल पहले खरीदा था। सपोज उसने 1 लाख में खरीदा था, तो 1 लाख का आधा फर्स्ट ईयर में 50,000, दूसरे ईयर में हो गया उसकी वैल्यू 25,000 और तीसरे ईयर में होगी 12,500 रुपये। तो 3 साल एम्प्लॉयर उसको यूज़ करके और एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करता है, तो 12,500 रुपये तक में यदि ट्रांसफ़र करता है तब तो कोई वैल्यू नहीं है, और 12,500 की जगह मान लो कोई पैसा नहीं लेता है, फ्री में दे देता है उसको, तो 12,500 इनकम में ऐड कर देंगे। यदि एम्प्लॉयर कर्मचारी से मान लीजिए 5,000 रुपये चार्ज करता है तो 12,500 में से 5,000 लेस करके 7,500 उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालेंगे
कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। कंप्यूटर में तो कंप्यूटर जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में क्या होता है कि बेसिकली ये जो प्रिंटर है, डिजिटल डायरी है, सॉफ्टवेयर है, डेटा स्टोरेज सम्मिलित करते हैं। जो घरेलू उपकरण है, जो घरेलू उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, ओवन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, हॉट प्लेट, इनको शामिल नहीं करते। ये होम अप्लायंसेज हैं, इनको इसमें शामिल नहीं करते। डिजिटल जो अपन यहाँ ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में डिजिटल डायरी हो सकती है, प्रिंटर हो सकता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर हो सकता है, डेटा स्टोरेज सम्मिलित हो सकता है। इसके अलावा और किसी चीज़ को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो रेट क्या रहेगी? 50% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर। इसी तरह से मोटर कार के संबंध में 20% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर, यानी प्रत्येक साल का 20% लेस करते हुए चलेंगे, और रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर, क्रमागत ह्रास पद्धति की बेसिस पर। और फिर उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे उसके से जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। फ्री में चार्ज कर रहे हैं तो पूरा वैल्यू उसकी इनकम में ऐड कर देंगे, यदि कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो उसको लेस करके वो अमाउंट चार्ज कर देंगे। इसी तरह से इनके अलावा अन्य घरेलू उपकरण है, इन दो चीज़ के अलावा किसी भी तरह का कोई दूसरी साइट है तो हम उसमें मूल लागत का स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, स्थायी किस्त पद्धति से 10% चार्ज करते हुए और डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, और उस पर जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी वो उसकी इनकम में ऐड करेंगे। यदि पूरा फ्री में दिया था और पैसे चार्ज कर रहे हैं तो जितना चार्ज करें उसमें से लेस कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है इसमें जो डेप्रिसिएशन संपूर्ण वर्ष का एक लगेगा। कोई पार्ट ऑफ पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई असेट 4 साल और 5 महीने यूज हुई तो हम 4 साल का ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 4 महीने का नहीं। जिस दिन एम्प्लॉयर ने वो असेट खरीदी और जिस दिन उसको एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करी, उस पीरियड में जितनी भी अवधि आती है उसको कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और किसी भी तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ये अपने चीज़ें हो गई। ये देखिए ट्रांसफ़र ऑफ असेट है, यूज ऑफ असेट अलग चीज़ है। ये यूज नहीं है, ये ट्रांसफ़र है। कई बार बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यूज में और ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ यूज का पॉइंट आएगा, मैं अलग से बताऊँगा। यहाँ ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफ़र का मतलब एम्प्लॉयर आपको परमानेंटली अपने घर रखने के लिए वो चीज़ें दे देता है, वो ट्रांसफ़र है। और एक यूज करने का मतलब होता है कि आप उसको घर पर ले जाके यूज़ कर लें और वापस ऑफिस में जमा करा दें, वो यूज की चीज़ होगी। दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है, यदि एक बार संपत्ति ट्रांसफर करती तो कर दी, यानी अब आपके खुद का ओनरशिप राइट हो गया। तो इन 3 तरह के संबंध में डेप्रिसिएशन की रेट आपको याद रखनी पड़ेगी। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में 50% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर, मोटर कार पर 20% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर, और अन्य कोई घरेलू उपकरण है तो उस पर 10% और स्ट्रेट लाइन मेथड से। ये ध्यान रखने वाली बात है, स्ट्रेट लाइन मेथड है अन्य इनमें। यानी कहने का मतलब यदि एम्प्लॉयर ने किसी असेट को 10 साल काम लेने के बाद में यदि आपको दी है यूज़ करने के लिए तो एम्प्लॉयर के लिए इसकी रिटर्न वैल्यू नील है और आपके लिए भी उसकी टैक्सेबिलिटी पॉइंट नील होगा। और उसके बाद भी चार्ज करता है तो करे भाई, वो तो इनकम में से कोई लेस होगा नहीं और न उसमें इनकम में ऐड होगा। तो 10 साल यूज़ करने के बाद यदि देता है, कौन सी लास्ट वाली है ना, इसमें क्योंकि स्टेट लाइन में 10 साल में पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, उसके बाद में रिटर्न वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी और उस वैल्यू पर यदि आपको ट्रांसफ़र करता है तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हो जाएगा नील। इस प्रकार से मैंने ये सारे, एक और मैं आपको बताना देना चाहता हूँ इसमें, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, स्वैट इक्विटी। इसमें थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखें, यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को शेयर ट्रांसफ़र करता है, शेयर देता है ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत, स्वैट इक्विटी शेयर्स के तहत, किसी भी तरह से, तो देखिए इसमें खास तौर से बस इतना बात ध्यान रखने वाली बात है, जिस दिन वो उसको ये विकल्प लेने का राइट बनता है, जिस दिन वो विकल्प का चुनाव करता है, उस दिन जो उस शेयर की मार्केट प्राइस होगी, और मार्केट प्राइस में भी देखिए एवरेज मार्केट प्राइस थी उस दिन की, मिनिमम और मैक्सिमम जो प्राइस है उसकी एवरेज ले लेंगे और उस प्राइस में, जैसे मान लीजिए किसी ने 100 शेयर दिए एम्प्लॉयर ने आपको, उस दिन की प्राइस मान लीजिए सपोज 100 रुपये थी, 100 × 100 यानी 10,000 रुपये उसकी वैल्यूशन बैठता है। यदि 10,000 से कम पर एम्प्लॉय को शेयर ट्रांसफ़र करता है तो डिफरेंस उसकी इनकम में ऐड कर देंगे, और यदि ज़्यादा करता है तो टैक्सेबिलिटी वाली बात ही नहीं बनती है। हाँ, यदि कम चार्ज और उतनी चार्ज करता है तो भी टैक्सेबिलिटी नहीं बनी, कम यदि चार्ज करता है तो डिफरेंस उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। यदि वो शेयर, एक बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी, वो शेयर यदि मार्केट में कोटेड है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में उनका लेन देन होता है। यदि वो शेयर ऐसे हैं जो जिनका स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन ही नहीं होता है ना, अनकोटेड शेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर हैं, तो उसमें एक मर्चेंट बैंकर जो उस प्राइस को निर्धारित करेगा, उसका उस दिन
उस दिन की मर्चेंट बैंकर जो प्राइस चार्ज करेगा, मतलब वो निर्धारित करेगा, उस प्राइस को हम उसका वैल्यूएशन कर लेंगे और उस प्राइस से यदि कम में इशू किए हैं एम्प्लॉयर ने तो डिफरेंस इनकम में ऐड कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बता देने से सफिशिएंट है। जब क्वेश्चन में जब आएंगे तब उनको अलग से सोल्व कर देंगे। एक ये एलटीसी का और है, ये मैं अगले क्लास में लूँगा, ये और थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। तो ये इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में मैं आपको एलटीसी वगैरह के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।